प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सैटरडे यूपीपी के टेस्ट में आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन मिलने जा रहा है, जो कि आपके सामने पहला प्रश्न है। आइए ये देखिए प्रश्न कैसा है और इसे हम बताते हैं। ठीक है, आइए जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले, ध्यान दीजिएगा, इसमें यह कहा जा रहा है यदि बी अकेले काम को 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी काम को अकेले 6 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले आपके सामने जो पहली लाइन दी गई है उसको समझिएगा। कह रहा है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, यानी ए की तुलना बी से और बी की तुलना सी से की जा रही है। ठीक है, तो ए बी से आधा कुशल है और बी और सी से तिगुना कुशल है। ठीक है, यानी ए बी से आधा कुशल है, सी से तिगुना कुशल है, अर्थात सी का 3 गुना बी है। यानी सी अगर 1 है तो बी इसका तिगुना हो जाएगा और ए बी का आधा हो जाएगा, अर्थात 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका अनुपात करें, सही अनुपात बताएं, तो इसका हो जाएगा 3 और 2 3 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी क्षमता का अनुपात 3, 6 और 2 हो गया। ठीक है, और प्रश्न के शर्त के अकॉर्डिंग ये फॉलो भी कर रहा है। अब कह रहा है अगर बी, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में पूरा करेंगे यदि बी अकेले काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो बी की क्षमता यहाँ पे है कितनी? 6 है, और ये काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में, यानी टोटल काम 6 36 हो जाएगा। अगर ये तीनों मिलकर करें तो तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में तीनों के द्वारा कितना काम किया जाएगा? 11 काम होगा। तो 11 काम अगर एक दिन में हो तो ये संपूर्ण काम कितने दिन में खत्म होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो D2 का वैल्यू हो जाएगा वो 36 बटे हो जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, 10.11 दूना 22, 11 सते 77, लगभग आपका 3.27 आपका बी ऑप्शन फॉलो करेगा। यानी तीनों मिलकर उस काम को 3.27 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं इसी तरह से अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि यक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। तो यक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। आइए सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए। टोटल 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, लेकिन कुछ दूरी साइकिल द्वारा, तो कुछ दूरी पैदल द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कुछ दूरी साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो टोटल घंटा अगर देखेंगे, टोटल जो समय लगा वो 8 घंटा लगा। 8 घंटे में पहले जो चला वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से माना यक्स घंटे चला, और शेष बची जो दूरी थी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा चला। तो साइकिल द्वारा जो समय लिया वो टोटल 8 घंटा होना चाहिए। 8 घंटे में यक्स घंटे यहां हो गया, तो यानी 8 माइनस यक्स घंटे लिया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और प्लस इनका कर देंगे तो 12, और ये हो जाएगा 8 माइनस यक्स, और टोटल कितना दूरी तय किया गया? 75 किलोमीटर। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x, इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 12/96 और माइनस 12x, और ये हो जाएगा 75। ठीक है, 75 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 96 और माइनस 75, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5x में से अगर 12x जाएगा
तो 12x जाएगा तो -7 आएगा, तो -7 को अगर हम उस तरफ पक्षांतरेंगे तो हो जाएगा आपका 7x। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा तो 96 में से आपका 75 जाएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 21 बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी x का मान 3 आ जाएगा। x का मान 3 घंटा आ गया। यानी अगर वो पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो x समय लेता है, अर्थात x का मतलब 3 घंटा समय लेता है, 3 घंटा समय लेता है। तो आपसे यही पूछ रहा है, तो x द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो पैदल 5 की चाल से अगर वो चल रहा है तो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो आपका उत्तर होगा 15। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वो हो जाएगा 15। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन आइए इस प्रश्न को हम एक और तरीके से आपको बता रहे हैं, क्रॉस मेथड से, ठीक है, जो कि आपको मिश्रण में पढ़ाया गया, औसत में पढ़ाया गया, प्रतिशत में पढ़ाया गया, साधारण ब्याज में पढ़ाया गया। आपको इस तरह से बताया जाता है कि क्रॉस मेथड का यूज कब और कैसे करें। तो थोड़ा सा क्रॉस मेथड का भी देख लीजिए कंडीशन। टोटल दूरी 8 घंटे में 75 किलोमीटर तय की गई, तो 1 घंटे में औसतन दूरी कितनी, औसतन इसकी जो चाल होगी वो 75/8 होगी। पैदल चाल 5 और साइकिल द्वारा चाल 12 और औसतन चाल 75 बटे कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 75/8। अब देखिए ये 75/8 है, ये 5 है, ये 12 है, तो यहाँ पे देखिए 8 है, तो यहाँ पे 8 का इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, 8 का इसमें भी मल्टीप्लाई करिए और 8 का इसमें भी मल्टीप्लाई करिए। अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 40 मिलेगा और यहाँ पे आपको 96 मिलेगा और यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पे आपको 75 मिलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका 21। इन दोनों का डिफरेंस 21 हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 35। तो 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35 हो जाएगा। 3:5 का अनुपात हो जाएगा। 3:5 का अनुपात ये जो आया है ये समय का अनुपात हो जाएगा। इनके समय का अनुपात 3:5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो चाल का अनुपात होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये चाल का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब इसे इस 8 घंटे को अगर हम 3:, ध्यान दीजिएगा, ये भी चाल पहला था, ये भी चाल दूसरा है और ये संयुक्त चाल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस 3:5 के अनुपात में है, तो इसे हम 3:5 के अनुपात में बांट देंगे। तो यहाँ पे 8 घंटे को 3:5 के अनुपात में बांटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 घंटा और यहाँ आ जाएगा 5 घंटा। अब बताइए, पहला जो चाल है वो पैदल है, तो ये जो समय लगा वो 3 घंटा ये पैदल लगने में समय हो गया। तो यहाँ पे जो दूरी आ जाएगी वो हो जाएगी चाल गुने, चाल कितनी है 5, समय कितना लगा 3 घंटा, 3 5 15। आप यहाँ पे इस मेथड का भी यूज कर सकते थे, क्रॉस मेथड का यूज कर सकते थे। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। गोला पिघला करके शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो सबसे पहले अगर गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यानी कि सबसे पहले गोले का हम लोग गोले का क्या करेंगे, हम लोग गोले का निकाल लेते हैं आयतन। गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। तो यानी शंकु की त्रिज्या हम स्मॉल r और गोले की त्रिज्या हम कैपिटल R ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा पाई कैंसिल और देखिए और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, तो यहाँ पे ऊंचाई की जगह पे कितना रखेंगे 10, ठीक है। यानी क्योंकि शंकु की ऊंचाई 10 है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या नहीं पता है तो त्रिज्या r स्क्वायर हो जाएगा, है ना, त्रिज्या r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये 10 से
इसको हम काट कर देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा, अगर हम लोग आर स्क्वायर की बात करें तो 10 दहाई 100, यानी कि आर का जो वैल्यू हो जाएगा 10, आर का जो वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4 और गुने यहाँ पे 10 दहाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 10, तो यहाँ हो गया कितना 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछा है कि व्यास क्या होगा, तो व्यास बराबर होता है 2r, तो 2 गुने आर का वैल्यू कितना है 20 और 20 दूना हो जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हम लोग एक अगले प्रश्न की तरफ। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी 5 क्रमागत पूर्णांक हैं, जैसे 5 क्रमागत पूर्णांक 3 से शुरू होते हुए, तो पहला पूर्णांक 3 और 3 से ही शुरू करना है, तो पहला पूर्णांक 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6 और इसके बाद 7 है। ठीक है, 7 है, और ये 3 से शुरू होते हुए 5 पूर्णांक, इसका अगर हम लोग औसत निकालें और बटे कितना हो जाएगा 5, तो 12 यानी 4 3 7 5 12 6 18, 18 और 7 हो जाएगा 25। 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, इसका औसत 5 आ गया। लेकिन अब आगे आपसे कह रहा है यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे बड़ा पूर्णांक 7 है, अगर इसे आप हटा देंगे तो अब औसत जो आएगा वो कितना आ जाएगा। तो देखिए पहले सबका योग कितना था, पहले पांचों का योग 25 था, अब 1 हटाएंगे अर्थात 7 हटाएंगे तो 25 माइनस 7 और ये बटे कितना, कितनी संख्या हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। यानी इन चारों का पूर्णांक हो जाएगा कितना 25 माइनस 7, है ना, और औसत निकालेंगे तो 4 से हम भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक का 16, यानी कि 4 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग कमी देखें तो 0.5 की कमी हो रही है, तो 0.5 की कमी, तो 0.5 और पहले कितना औसत था 5, कितना परसेंट आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 10%। इसका उत्तर 10%, यानी 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, 10% की कमी हो जाएगी। ठीक, आइए चलते हम लोग एक अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और उस प्रश्न पे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग है जिसका गुणनफल 64 है। यानी गुणनफल 64 है और उन 2 न्यूनतम पूर्णांकों का योग बताइए जिनका गुणनफल 64 है। तो आइए ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले देखिए 64, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 64। 64 को हम 1 और 64 लिख सकते हैं, 64 गुने 1। ठीक है, और फिर 2 गुने 32, फिर इसके बाद 4 और 64 और फिर 8 और 8। तो ये दोनों पूर्णांक सेम सेम हो गए, तो इन्हें हमें नहीं लेना है, इसलिए इनको हम नहीं काउंट करेंगे। अब एक बात का यहाँ पे प्रश्न में ध्यान दीजिए कि आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल कितना है 64 है। तो 1 है और 64 है ना, 2 है और 32 है, और यहाँ पे कितना है, ये देखिए ध्यान दीजिए 64 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 16, 16 चौके 64 होगा, 32 दूना 64, 16 चौके 64, 64 एकम 64, 1 और 64, 2 और 32, 4 और 16, यानी सबसे छोटा पूर्णांक 4 और 16 है। ठीक है, तो इनका योग बताना है, इनका योग कितना हो जाएगा 20, जो कि सबसे उचित आंसर सी हो जाएगा। इसका सबसे उचित आंसर सी हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। एक पंसारी की 4 महीने के क्रमशः रुपए 2000, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है। 4 महीने में हर महीना पहले महीने में 2000, दूसरे महीने में 2500, तीसरे में 3250 और चौथे में 4250 की बिक्री होती है। 3500 औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए। यानी 5वें महीने का बिक्री क्या है ये पता नहीं है, लेकिन पांचों का औसत दिया हुआ है, तो पांचों का योग, पांचों महीनों का अगर हम लोग योग निकाल लेंगे
तो पांचों महीनों का योग 3500 के हिसाब से यहाँ हो जाएगा 150 यानी 17,500, 17,500 हो जाएगा, 17,500 हो जाएगा। अब देखिए बाकी जो 4 महीने का दिया हुआ है, 4 महीने का दिया है 2,000, 2,500, 3,250, अगर इनको हम ऐड कर लें यानी 2,000, 2,500, 3,250 और 4,200, कितना दिया है 4,250, इन सबको ऐड करिए, 5 5 10, 2 2 4, 5 4 9 1 10, 4 3 7 2 9 2 11, 1 12, यानी कि 12,000। इन 4 महीने में उसका इनकम जो है वो 12,000 मिला करके आया। तो 12,000 इसमें से अगर हटा देंगे, 12,000 हटा देंगे तो 5,500 आ जाएगा, 5,500, यानी 5वें महीने में जो बिक्री होगा वो 5,500 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है। बी और सी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जबकि ए बी और सी वह काम वह काम 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए अकेला वह काम कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये तीनों मिलकर जब करते हैं तो 20 दिन लगता है, और बी और सी जब करते हैं तो 40 दिन लगता है। तो काम कितना है पहले वो निकाल लीजिए, तो टोटल हो जाएगा काम 40, इन दोनों का एलसीएम 40, ये संपूर्ण काम हो जाएगा। अगर ये 40 काम 40 दिन में करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1, और ये 40 काम 20 दिन में करते हैं तो इनकी क्षमता हो जाएगी 2। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यानी बी और सी की क्षमता अगर देखी जाए तो बी प्लस सी यानी बी और सी की क्षमता 1 है, और ए बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है 2 है, जिसमें केवल बी सी की क्षमता 1 है और तीनों की क्षमता 2 है। तो ए की क्षमता जो आएगा वो 2 माइनस कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1, ए की क्षमता 1 आ जाएगी। और ये काम को अगर 40 काम को अगर 1 की क्षमता से करेगा तो इसे पूरा 40 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 40 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इस प्रश्न को इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको मैंने बताया है एक सीक्वेंस, जैसे जिसमें काफी लोगों, जैसे 3 लोग हैं, 2 का दिया है, 1 का पूछ ले, 3 लोगों का दिया है, 2 का दिया है, उनमें से 2 लोगों का दिया है और 1 का पूछा है। तो इसके लिए सबसे उचित होगा कि आप 40 गुने 20 और दोनों का अंतर 20, बस आपका उत्तर 20। इसका उत्तर बस आपको इतना लगाना, 40 दोनों से आया, इससे भी आया, इससे भी आया, इसमें समय बचेगा, इसमें समय आपका ज्यादा लगेगा, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न के तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुना किया जाना चाहिए। 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें किस संख्या से गुणा करना है? तो अगर हम 2 से करेंगे तो 12 दूना 2400, किसी का वर्ग नहीं है। 3 से गुणा करेंगे, 3 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 3600, और 3600 किसका वर्ग है? 60 का। ये 60 का वर्ग है 3600। ठीक है, तो और 4 से अगर हम लोग करेंगे तो 12 चौक 48, ये भी नहीं है, 12 पंजे 60, ये भी नहीं। तो यानी बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करें। यहाँ देखिए कड़ी में 3 है, कड़ी में यहाँ पे 27 है, कड़ी में 73 है, कड़ी में कितना है 64 है। अगर इस प्रश्न को पूरा ना बताया जाए, डायरेक्ट किया जाए, तो यहाँ पे पहले जो कड़ी में कितना दिया है यहाँ पे इसको देखिए। यहाँ देखिए दिया है 3, और 3 के बाद यहाँ पे है प्लस, समझिएगा, और प्लस के बाद अगर प्लस है तो कोई न कोई वैल्यू इसमें जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो 3 के बाद एक कौन संख्या है? 3 के बाद वह संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो 4 है। 3 के बाद वो 4 है जो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि प्लस है तो बाद के लिए सोचना है, और 3 के बाद 9 है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है,
तो अगर हम 3 के बाद 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, ऑप्शन में बिल्कुल आपके 2 है, और यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे बिल्कुल 3 है, ठीक है। और 3 के बाद अगला है देखिए 16, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 4, देखिए 4 भी ऑप्शन में है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी, 3 भी है, तो यहाँ पे सबसे उचित क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 27 है, 27 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या है 36, और अगर 36 है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 36 को अगर हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं आप बिल्कुल 3। लेकिन आइए ऐसे प्रश्न अगर कभी अगले टेस्ट में आए या आपके एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, इसका बेसिक समझिएगा। ये देखिए अंतिम कड़ी में कितना दिया है 64, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। अब आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 73 और 8 कितना हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 9, और 9 आएगा तो अब आप इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36। अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, और अगर 6 आ जाएगा और इसको आप जोड़ देंगे तो 6 3 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, जो कि आपका उत्तर 3 फॉलो कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न में। x अपान वाई बराबर 4/5, तो 7x प्लस 6y बराबर 29, यानी x रेशियो y का जो मान दिया है वो 4 रेशियो कितना दिया है, 5 दिया है, 4 रेशियो 5 दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू 4 के और y का वैल्यू 5 के, समझ पा रहे हैं। तो यदि प्रश्न जो दिया है उसको समझिएगा कि प्रश्न है आपका कि 7x प्लस 6y बराबर 29, तो आपसे पूछा किसका मान है, y का मान, y का मान पूछा है। आइए ध्यान दीजिए, y का मान अगर पूछा है तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 के दिया है, तो x के जगह पे 4 के रखेंगे तो 7 चौक 28, यानी ये हो जाएगा 28 के। और अगर हम y का वैल्यू इसके साथ रखेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 के, और टोटल हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 28 और 30 58 के बराबर 29, और k का जो मान आया वो आ गया आपका 29 बटा कितना आ गया 58, अर्थात हो गया 1/2 हो जाएगा। k का मान 1/2 हो गया, तो k का मान अगर 1/2 हो गया तो आपसे पूछा है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ पे 5 के दिया है, तो 5 गुने k का मान 1/2 आपने निकाला, तो 5/2 का वैल्यू जो आएगा वो 2.5 हो जाएगा। 2.5 आपका उचित आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यानी कि दो संख्या दी गई है, दोनों का लासा दिया गया है और मासा दिया गया है। तो यानी आइए इसे समझिएगा, HCF दिया गया है, HCF दिया गया है और LCM दिया गया है, और एक संख्या N1 है और दूसरी संख्या N2 है। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। HCF 2 है और LCM कितना है 60 है। और एक बात इसने ये कहा कि एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी अगर पहली संख्या x है तो दूसरी x प्लस कितनी है 14 है, ठीक है। तो क्या इस प्रश्न को आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं, आपको बचना है। यहां पे इसका गुणनफल अगर देखेंगे तो 60 दूना 120, यानी इसके बराबर ये होना चाहिए। अब आप अपना यहां पे थोड़ा सा माइंड लगाइए कि कौन सा वैल्यू ऐसा रख दिया जाए कि दोनों का गुणनफल बराबर हो जाए। अगर आप 4 रखेंगे तो 4 यहां होगा, और 4 और 14 18, 18 चौक 72 होगा, जो कि गलत है, नहीं आएगा। 5 रखते हैं तो इसका वैल्यू 5
और इसका वैल्यू 5 और 14 14 और हो जाएगा 5 19 और 19 पचे कितना हो जाएगा 95 और है कितना 120। ये भी गलत। अगर आप 6 रखते हैं तो इसका वैल्यू देख लीजिए 6 और इसका 6 और 14 कितना हो जाएगा 20 और 20 छक्का कितना हो जाएगा 120, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से इस तरह के प्रश्न में फंसा नहीं जाता है ना। तो द्विघात समीकरण पे हम इसे सॉल्व करते हैं, केवल हम ऐसे प्रश्नों के लिए ऑप्शंस का सहारा लेके खत्म करते हैं, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने सी ऑप्शन लेके इसको खत्म कर दिया और यही चीज आपको टेस्ट में या एग्जाम में या प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगला प्रश्न। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियों वितरित की जाती हैं, तो बी को ए से कितना अधिक मिला। आइए, ये प्रश्न तो कुछ इसमें था नहीं फिलहाल, है ना। जिस लेवल का आपको बताया जाता है उसके हिसाब से इसमें कुछ नहीं था। ऐसे प्रश्नों को पेना नहीं चलाना है, क्योंकि 4:9 के अनुपात में है और टोटल कैंडी जो है वो 39 है। अगर आप 39 को 4 और 9 के अनुपात में बांटेंगे तो 9 4 13 और 13 तिया 39, यानी 1 के बराबर अगर देखिए तो 39 बटे 9 4 13 तो आएगा, काट देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और दोनों के अनुपाती अंतर अगर देखेंगे तो अनुपाती अंतर आएगा कितना 5, और अनुपाती अंतर 5 का अनुपात है और 1 अनुपात का मान 3 है, तो बी को ए से कितना अधिक मिला 5 अनुपात, और कैंडी में कितना अधिक मिला तो 5 गुने कितना हो जाएगा 3, अर्थात आपका उत्तर कितना हो जाएगा 15, जो कि बी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न के तरफ। 10% 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, यहां बाद होना चाहिए, विध हो गया है, इसको बाद हम पढ़ेंगे। 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 में बेची गई। ठीक है, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। चलिए, लागत मूल्य बताना है। आइए मान लेते हैं कि लागत मूल्य x, और पहले इसको 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के, यहां पे आपको ये शब्द कंफ्यूज किया होगा जब आप टेस्ट दे रहे थे। ये शब्द कंफ्यूज इसलिए कर रहा है कि ये क्या है। चिन्हित का मतलब ये किया गया अंकित करना, यानी बढ़ा करके अंकित किया गया। तो पहले 10% बढ़ाया गया 110 बटे 100, फिर क्या हुआ 100, फिर 30% और बढ़ा दिया गया तो 130 बटे 100। अब ये हो गया अंकित मूल्य। अब क्या हुआ कि 20% की छूट दे करके अब यहाँ पे 20% की छूट दे दी गई, तो वस्तु 80% पे बिक गया, परंतु कितने में बिका 2288 में, 2288 में बिक गया। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब आपको क्या करना है, अब 11 से देखिए कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 बटे 88, 11 से कट गया, 11 खत्म। 13 से भी ये कट जाएगा, नहीं तो पहले 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20 और 4 दूना 8, 4 से भी कट गया। अब 13 चौक के 52, यानी इधर 4 बचा है और इधर क्या बचा है x, और गुने 1/10 और गुने 1/10 और गुने कितना 1/5, यानी ये हो जाएगा 4। 10 दाहिम 100 500, यानी ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 5 और गुने 4, टोटल आपका उत्तर आएगा 2000। आपका उत्तर आएगा 2000, जो कि डी ऑप्शन सही आंसर, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ और देखिए क्या कह रहा है। कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए 40 देने के बाद 12% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी ये प्रश्न ये कह रहा है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, यानी सीपी कितने में किया गया 600,
सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने की बात, तो 40 रुपया सिलाई में खर्च किया गया, उसके बाद 12.5% लाभ पर बेचा गया इसे, यानी कि वही कह रहा है कि 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि 40 रुपए इसमें अतिरिक्त खर्चा हो गया। अब लागत मूल्य अगर देखा जाए तो लागत इसका कितना आ गया, 640। अब इसमें 12.5% के लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/8, और लाभ पे बेचा जाएगा तो हम लाभ पे बेचेंगे तो ये कहेंगे 9 बटे कितने में, 8 में, यानी कि 640 गुने 9/8 मूल्य पे बेच देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे 80 हो जाएगा, 8 9 72 720, यानी ये वस्तु कितने में बिकेगा, 720 में बिकेगा, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 720 रुपए में वस्तु बिक जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, है ना। एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, फिर भी क्या करता है, 10% लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा गया, तो 2500 रुपए में अगर खरीदा गया तो 2500 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, तो 12% की अगर छूट देता है तो फिर भी 10% का लाभ होता है, यानी कितने में वस्तु बिका, तो वस्तु बिका 10% के लाभ पर, यानी 110/100। 10% के अगर लाभ पर बिकेगा तो वस्तु बिकेगा कितने में, 2750 में। वस्तु बिकेगा 2750 में, आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2750। ठीक है, इतने में बिकेगा। लेकिन ध्यान दीजिए एमपी से छूट दिया गया 12% के, तो एमपी के 88% पे वस्तु बिकेगा। एमपी के कितने परसेंट पे बिकेगा, 88% पे। कितने बिकेगा, 2750 में। ठीक है, तो एमपी का वैल्यू आपको बताना है कि एमपी का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम 4 से डिवाइड कर दें इसे, तो 4 से हो जाएगा 22, और 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 25, और 22 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 22 एकम 22, और यहाँ पे बचेगा 22 एकम 22, तो 5 बचेगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44, और फिर बचेगा 22 दूना 44, और फिर 110, 22 पंजे 110 कैंसिल हो जाएगा 22 से। तो एमपी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 25 और गुने 125, 125, 25 गुने 125। अब इसमें आपका जो आंसर आएगा 3125 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 3125 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 25 गुने 125 करेंगे तो 3125 आपका फाइनली आंसर होगा। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे, कितने वर्ष में 1500 रुपए दुगने हो जाएंगे। यानी कि ब्याज की जो दर है, ब्याज का जो दर है वो 4% है। ठीक है, अमाउंट कितना है, 1500 है, 1500 रुपया दुगना हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू 1500 है तो अमाउंट आपका हो जाएगा इसका दुगना, अर्थात 3000। तो अगर मैं कहूं कि एसआई कितना हो जाएगा, तो एसआई इसका हो जाएगा कितना, 1500। अब आप पीआरटी इसमें लगा सकते हैं। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई होता है PRT/100। पी का वैल्यू 1500, आर का वैल्यू 4, समय आपको नहीं पता, बटे 100, कितना ब्याज मिलेगा, 1500। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। जो टी का वैल्यू आएगा वो 25 हो जाएगा, यानी 25 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 वर्ष आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। तो इसको एकदम बेसिक से लगा देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए एक अगले प्रश्न पे। 1000 2 वर्ष में 1000 रुपए
2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो वैल्यू है यानी कि मूलधन है वो है 1000, ये 1000 हो गया। और इस तरह से जो अमाउंट है वो कितना है, अमाउंट हो जाएगा 1144.9 हो जाएगा। समय कितना दिया है, 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है। समय अगर 2 वर्ष दिया है तो यहां मैं क्या करूंगा, अगर 0 लगा दूं, अब इन दोनों को अनुपात में रखने जा रहा हूं, यहां पे अगर मैं 0 लगा दूं तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। और ये देखिए 2 वर्ष है, तो ये जान लीजिए अगर ये जितना वर्ष देगा इस तरह के प्रश्न में ये उतने के घात के रूप में बनाए जा सकते हैं। यानी ये कितने का स्क्वायर है, यानी ये 100 का स्क्वायर है, 2 वर्ष था, घात 2 के रूप में बना, तो ये भी कोई एक ऐसा वैल्यू है, ये है 107 का स्क्वायर, ये 107 का स्क्वायर। तो यानी 2 वर्ष में कितना हो गया, 10,000, 2 वर्ष में 10,000, ठीक है। और 2 वर्ष में कितना ये हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो 1 वर्ष का मूलधन, 1 वर्ष का मिश्र धन, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 1 वर्ष में ब्याज मिला 7, मूलधन कितना है 100, तो यानी कि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, आपका हो जाएगा 7%, ठीक है। यानी इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो जितना वर्ष देगा उतने घात के रूप में इसे बदला जा सकता है, और जितने घात इसका बनेगा उतने घात इसका बनेगा। 1 वर्ष का मूलधन आ जाएगा, 1 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा, ब्याज का दर होता है 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुने 100 होता है, यानी ब्याज का दर कितना आ जाएगा 7%। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। ए, बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित। ए, बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान 7, 8 और 9 के बीच में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा बताइए। 1152 रुपए किस अनुपात में विभाजित होना चाहिए, 7, 8 और किसमें, 9 में। तो यानी कि अनुपात में विभाजित होना तो अनुपाती योग से ये डिवाइड होगा, 8, 7, 15 और 15 और जो 9 हो जाएगा, 15, 9, 24, यानी एक अनुपात का जो मान आएगा 1152 और बटे कितना हो जाएगा 24, तो 24 चौक का 96, तो 96 और बचेगा 124 से कितनी बार, 8 बार, एक अनुपात का मान आ जाएगा 48, एक अनुपात का मान 48 आ जाएगा। तो एक का हिस्सा क्या होगा यही बताना है, तो 7 गुने 24 आपका उत्तर आएगा 168, 168, 168 एक का हिस्सा बताइए। अड़तालीस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने गलती से 48 है, ये 48 है, 48 का मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, गलती हो गई, यहाँ पे 48 का मल्टीप्लाई 48 गुने 7 हो जाएगा, तो यानी 24 सत्ते 138 होता है, 168 होता है, तो 48 सत्ते हो जाएगा आपका 332 हो जाएगा, 332 हो जाएगा, जो कि 336 भाई 336 होगा, 48 गुने 8 सत्ते 56, 336 होगा, जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा कि इसको तीनों अनुपात में बांटना है, 7, 8, 9 में बांटना है, तो इन तीनों के अनुपाती योग से ये जरूर कटेगा, तो एक अनुपात का मान 48 आएगा, तो आपसे कहा ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा कितना है, अनुपात में 7 है, 7 के बराबर कितना होगा 336, आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं, एक अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, ए, बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है। आइए देखिए, 3 लोग हैं, ए हैं, बी है और कौन है, सी है, तीनों मिल करके
तीनों मिलकर के 50,000 रुपए क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तीनों मिलकर के 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं या निवेश करते हैं, ठीक है, तीनों मिलकर के। लेकिन कैसे कैसे निवेश करते हैं? प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, जो बी है वो सी की तुलना में 6,000 अधिक, यानी x प्लस 6,000। अगर सी x तो बी कितना, x प्लस 6,000, ठीक है। और आगे चलिए देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे करा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, यानी ए बी से 2,000 अधिक, यानी x प्लस 6 2 ये 8 हो जाएगा, 8,000, ये 8,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 3x और तीनों का योग मिला करके कितना होना चाहिए, 50,000, 50,000 होना चाहिए। 3x प्लस 8 6 14, यानी ये 14,000, 14,000 ये 50,000, ठीक है। तो 3x का वैल्यू अगर हम 14,000 का पक्षांतर कर दें तो 36,000 आएगा, घट जाएगा 36,000। x का वैल्यू 12,000 आएगा, x का वैल्यू 12,000 आ गया। और मैं ये कह सकता हूं कि x का वैल्यू 12,000, तो 12 8 20,000, यानी a ने, अगर हम बात करें कि a ने कितना निवेश किया तो 20,000, और अगर हम कहें कि b ने कितना निवेश किया तो 12 6 18,000, इसने 18,000 का निवेश किया। और अगर सी ने पूछा जाए कितना निवेश किया तो x अर्थात 12,000। तीनों का अनुपात बता दीजिए, तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम 2 से कटेगा तो काट देंगे 10 9, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब आपसे ये पूछा है कि तो 10,000 था, यानी जो लाभ हुआ वो 10,000, ये इसी अनुपात में निवेश किए, और जो लाभ आया वो 10,000 आया था, तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है, लाभ में ए का हिस्सा बताना है। तो अगर हम लोग 10,000 को 10 9 और 6 के अनुपात में बांट दें, तो 10 9 और 6 के अनुपात में अगर हम लोग 10,000 को बांट देंगे, 10,000 को अगर हम लोग बांट दें तो 10,000 एक अनुपात का जो मान आएगा, एक अनुपात का जो मान आएगा 10 9 और 6 टोटल अनुपाती योग 25, तो एक अनुपात का मान 25 चौके 100, यानी एक अनुपात का मान 400 आ जाएगा। एक अनुपात का मान अगर 400 आ जाएगा तो आपसे पूछा एक का हिस्सा कितना है, तो 10 गुने 400, 400, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4,000, आपका उत्तर हो जाएगा 4,000, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके सामने था। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A 100वें स्थान पर है, B 10वें स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इस संख्याओं को ABC के रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7 11 13 के लघुत्तम समापर से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा? याद करिए, मैं आपको नंबर सिस्टम में ये जरूर पढ़ाता हूं, 7 11 और 13 का संयुक्त नियम। तो 3 नियम पढ़ाता हूं, 3 नियम में बताता हूं। पहला नियम कि कोई एक अंक को 6 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो 7 11 13 से डिवाइड होगा। कोई 3 अंकों की संख्या हो, 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो भी 7 11 13 से विभाज्य होगा, ठीक है। ये नियम मैं जरूर आपको पढ़ाता हूं। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है, यानी ABC 3 अंकों की एक संख्या है, ABC, और इसे एक बार और रिपीट करिए, ABC। अब ये 6 अंकों की संख्या बन गई। अब ये 6 अंकों की संख्या 7 11 13 तीनों से डिवाइड है, तीनों से डिवाइड है। तो मैं ये कह रहा हूं, तीनों से डिवाइड होने का मतलब इसके एलसीएम से जरूर डिवाइड होगा, यानी इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 1001 आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1001 आएगा। तो 3 अंकों की, यहाँ पे कोई भी अंक आप लिख सकते हैं जो भी आपके मन में हो। जैसे यहाँ में आपको वेरीफाई कर रहे हैं कि 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 6 लिख रहे हैं, फिर 2 5 6 लिख रहे हैं। अब तीनों से काटने का मतलब 7 से भी काटिए, 11 से भी काटिए और 13 से भी काटिए। जब काटेंगे तो आपको फिर जो भागफल आएगा ना, तो ये 2 5 6 आएगा, यानी 2 5 6 आने का मतलब ये A आया, ये B आया और ये क्या आया, C आया। A B C प्राप्त, यानी लघुत्तम समापर से विभाजित किया गया
तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम ए बी और सी होगा। यानी क्योंकि जब भागफल इससे जब काटेंगे तो डिवाइड होने पे जो भागफल आएगा 256 आएगा, परिणाम आपका ए बी सी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न के तरफ। एक 5 अंकों की संख्या 247, 5 अंकों की संख्या जो है, 5 अंकों की संख्या 247 x और 8 44 से विभाज्य, कितने से विभाज्य है, 44 से विभाज्य। तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी x के जगह पे कौन सा अंक हो सकता है। इसमें दो नियम है, एक किसका, 4 का, और एक किसका, 11 का। तो सबसे पहले अगर हम 4 के नियम की बात करें तो 4 के नियम अगर हम x का वैल्यू 1 ले लें तो ये 18 होगा, जो कि 4 के नियम यानी 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसलिए हम 1 को कैंसिल आउट करते हैं। अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 28, जो कि 4 से कट जाएगा। 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन के रूप में ये भी खत्म, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2 होगा या तो 4 होगा। चलिए हम लोग 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 4 का नियम फॉलो करेगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 11 का भी नियम फॉलो करना चाहिए। तो 11 का नियम एकांतर क्रम के योग देखिए, 8 7 15 2 17 और 4 2 6, यहाँ पे 6, इसका अंतर कितना आएगा, 11। यानी ये पूरी संख्या 11 से क्या है, डिविजिबल है। यानी ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है, और 4 रखेंगे तो नहीं डिविजिबल होगा। बिल्कुल इसका सही जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी 2, x का मान 2 रखा जाएगा तो आपका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल, भाई कुछ नहीं है इसमें। 256 का वर्गमूल अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 के वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल देखेंगे तो हो जाएगा कितना, 4। वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। इसका गुणनफल ज्ञात करें, इसका जो परिणाम आएगा तो गुणनफल मान लीजिए ये आया, अब इसका क्या निकालिए, वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, पूरा गुणा करने की क्या जरूरत है, अलग अलग संख्या का वर्गमूल निकल जा रहा है तो अलग अलग निकाल लीजिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे, अब ये हो जाएगा, उसका वर्गमूल निकालना 4 दूना 8 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी इस टेस्ट में कुछ ऐसे भी प्रश्न आए हैं जहां हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम भाषा को समझ गए तो पेन चलाने की भी हमें आवश्यकता फिलहाल नहीं थी। जैसे ये देखिए एक प्रश्न है, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। 2 कुर्सी और एक मेज 170 में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सी और 4 मेज 530 में खरीदी जा सकती है। तो एक कुर्सी की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी की लागत कीमत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है, एक कुर्सी की लागत कीमत। तो चलिए 2 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य आप x मान लीजिए और एक मेज का मूल्य आप y मान लीजिए। 2 कुर्सी खरीदी गई तो 2 कुर्सी का खरीद मूल्य 2x हो जाएगा, और एक मेज का मूल्य आप y माने हैं तो एक का मेज खरीदा गया इसलिए y रुपया, और इसलिए टोटल कितना खर्चा हुआ 170। और फिर दूसरे इक्वेशन में कह रहा है 5 कुर्सी और 4 मेज 530 में खरीदी गई। 5 कुर्सी और कितना, 4 मेज, 5 कुर्सी 4 मेज, तो 4 मेज का, एक मेज का y, तो 4 मेज का 4y। ठीक है, तो ये कितने में खरीदा गया, 530 में। और हमें ध्यान देना है कि हमसे क्या पूछ रहा है, एक कुर्सी का लागत निकालना है, तो एक कुर्सी का लागत x है, इस बात का ध्यान देना है। तो हमें क्या करना है, y को कैंसिल करना है, और y तभी कैंसिल होगा जब दोनों को बराबर कर देंगे। और नीचे वाला 4y है, ऊपर वाला 1y है, तो अगर ऊपर वाले में 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, अगर हम 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4y, ये भी 4y, तो ऊपर वाले में चलिए हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब हो जाएगा ये 8x और हो जाएगा 4y, और बराबर 4 17 चौक के कितना हो जाएगा, 68, यानी 680 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5x और ये प्लस हो जाएगा 4y, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना, 530।
पहले में से दूसरे को घटा देंगे तो ये कैंसिल कट गया, क्योंकि इसको कैंसिल करने की वजह से हमने इसको इक्वल किया है। और इसमें से 8x में से 5x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, घटा देंगे। और इसमें से घटा देंगे तो 680 में से 530 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ हो जाएगा 6 में से 5 किया 1 हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा सर 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो एक कुर्सी का जो मूल्य आया वो 50 रुपया आया, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, क्या इस प्रश्न में इतना टाइम बर्बाद करने की हमें जरूरत थी? नहीं। अगर थोड़ा सा हम सेंस लगाते तो इस प्रश्न में इतना समय वेस्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। जो कि मैं यही बताता हूं कि हर प्रश्न का सलूशन ना बनाइए, कभी कभी प्रश्न में भाषा के साथ आप ऑप्शन से जरूर मैच करिए। जैसे अगर मैं 40 ले लेता हूं, एक कुर्सी का मूल्य 40 ले लेता हूं, और यही चीज पहले शर्त में फॉलो कराइए, और जो पहले शर्त से मिले और वही चीज आपको क्या करना है, दूसरे शर्त में भी फॉलो कराना। अगर दूसरा शर्त संतुष्ट हो जाता है तो आपका वही विकल्प सही होता है। अब आप इसे कितने फास्ट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए समझिए, जैसे इसे कितना फास्ट करना है। जैसे यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य, अगर हम लोग पहला ऑप्शन लेके बताते हैं कि पहला क्यों गलत है। जैसे 40 अगर हम लोग ले लें, एक कुर्सी का मूल्य अगर हम लोग 40 ले लें, तो 2 कुर्सी का मूल्य ऊपर वाले में 2 कुर्सी का मूल्य है, तो 2 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 40 दूना 80, तो 80 और प्लस y 170, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना, 90 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर 90 हो जाएगा, अब 5x यानी y का वैल्यू 90, ये आप अपने माइंड में रखें, y का वैल्यू 90 और x का वैल्यू 40। यहाँ पे 5x, यहाँ पे 4y। अगर 5x x का वैल्यू आपने 40 उठाया तो ये 200 हो जाएगा, और ये 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 200 और 360 यानी 560 होना चाहिए। ऑप्शन में 530 है, लेकिन इसी तरह से अगर आप 50 को फॉलो कराएंगे, 50 दूना 100, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 70, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 70। अब इसका वैल्यू अगर 50 है तो ये 50 पंजे कितना हो जाएगा 250, और y का वैल्यू आपने कितना निकाला था 70, तो 70 7 चौक 28, 28 और 280, इसका वैल्यू 280, इसका वैल्यू 250। आप देख लीजिए आपको मिलेगा 530, यानी इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न के तरफ। यक्स के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है। खाते में इतने रुपए का शेष है, इतने 67 कितना 14 जमा करने और 70.16 निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। यानी क्या उसके पास पहले से उसके बैंक खाते में 90.53 था, यानी 90 रुपया 53 पैसा था। उसने 67.14 जमा किया, 67.14 जमा किया। जब जमा किया अब कितना हो गया 4 3 7 5 1 6, और ये हो जाएगा 4 और 9 6 कितना हो जाएगा 15, 154 होगा। अब वो क्या किया 70 रुपए निकाल लिया, तो 70 रुपए अगर उसने निकाल लिया, 70.16 निकाला है, ये प्लस किया और फिर ये माइनस कर दिया, तो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51 लास्ट में। अच्छा, सब में 51 दिया है, अब 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5, 15 में से 7 गया तो 8, 84.51 84.64। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लेने में गलत किया। ये 90 रुपए कितना था 53 था, इसमें कितना इसने डाल दिया, बैंक में कितना डाला, कितना जमा किया 67.14, ठीक है, वो 64 ले लिया गया था। 4 3 7 5 1 जमा किया तो 5 1 6, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 9 6 15, 157 हो जाएगा। इसके बाद इसने बैंक से 70.16 निकाल लिया, तो 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 1 गया तो 5, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ 15 में से 7 गया तो 8, 87.51 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी बैंक खाते में पहले से इतना था, इसमें इतना जमा किया गया, अब हो गया 157.67, फिर इसमें से इतना माइनस कर दिया, अब बैंक में कितना बचा 87.51। आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न के तरफ।
ये देखिए, यदि 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपाते x/6 और 9/2 तो ये दिया है, तो इसमें x का मान पूछा है। और आप जानते हैं समानुपात में क्या होता है, ये दोनों मध्य पद माने जाते हैं, ये बाह्य पद माने जाते हैं। तो मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पद का गुणनफल बराबर होता है। तो यानी आप कह सकते हैं 4/5 और गुणे बाह्य पद 4/5 और 9/2 है, तो इनको एक साथ रखिए तो, और ये हो जाएगा 12/10 और गुणे x/6, x/6, 6 दूना ये हो जाएगा 12 और 2 पंजे 10, यहाँ हो जाएगा 5 और 5 से 5 को क्या करेंगे खत्म, और 2 हो जाएगा 2 चौके 8, 9 दूना 18, अर्थात x का मान कितना आ गया 18 आ जाएगा। x का मान 18, जो कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये मध्य पद थे, ये बाह्य पद थे, बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के क्या होगा बराबर। ठीक है, आइए चलिए एक अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, समझ गए, यानी कि 300 रुपए में वस्तु खरीदा गया और 50 रुपए मरम्मत पे खर्चा हो गए, यानी टोटल लागत इस पे 350 हो गया, और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, जो कि लागत मूल्य का 10% था। यानी अंकित मूल्य के 20% पे बेचा गया, अंकित मूल्य के 20% पे बेचा गया, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, जो यानी ये जो किस पे लागू होगा अंकित मूल्य पे, जो कि लागत मूल्य का 10% यानी लागत मूल्य से 10% अधिक था। ये होना चाहिए, लागत मूल्य से 10% अधिक था, तो यानी ये लागत हुआ, ये लागत मूल्य हुआ। अब जो अंकित मूल्य होगा वो इससे 10% ज्यादा होगा, तो इसका 10% 35, अर्थात 10% अगर प्लस करेंगे 10% निकालेंगे इसका तो 35 आएगा, और 35 ज्यादा करेंगे तो 385 हो जाएगा, 385 हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे खर्च करने के बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी अब इसको बेचा जा रहा है, अंकित मूल्य के 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। 885 120 बटे कितना 100, और इसे 6/5 डिवाइड करेंगे, 5 से 5 सत्ते 35 और 3 बचेगा 5 सत्ते 35। ठीक है, 77 गुने 6 करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। ठीक है, और 6 सत्ते 42 और 4 46, तो यानी 600, 6 सत्ते 42, 42 4 46, ठीक है 46 आएगा। तो यानी 462 रुपए में ये वस्तु क्या किया गया, बेचा गया। यही आपसे पूछा था, यानी पहले 300 में खरीदा गया, 50 रुपए मरम्मत पे खर्चा किए गए, तो लागत 350 हो गया। उसने अगर प्रश्न में आप पढ़ेंगे तो अंकित मूल्य के 20% लाभ पे बेचा गया, जो कि लागत मूल्य से 10% ज्यादा था, तो लागत मूल्य 350, 10% ज्यादा निकालेंगे तो 385 हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य 385 और जो बेचा गया अंकित मूल्य के 20% अधिक पे बेचा गया, अर्थात कितने में बेचा गया 462 में, जो कि सी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, लागू होने, यहां पे ये शब्द थोड़ा सा गलत हो गया, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट है 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है, यानी इसके बराबर, इन दो छूटों के बराबर एक छूट का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे सक्सेसिव ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं पहला छूट 20 और दूसरा छूट कितना 10 और माइनस 20 गुने 10 बटे 100, 0 0 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा 30 और माइनस 2 बराबर 28%, यानी इन दो क्रमागत छूट के बराबर एक छूट का मान जो हो जाएगा वो 28%, जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ।
ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पे 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 हो जाता है, 440 हो जाता है। ब्याज की दर बताएं। तो यहाँ पे भी अभी एक ब्याज का क्वेश्चन और आया था, वहां पे हम लोगों ने निकाला था, यहाँ भी वही आया है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे पीआरटी निकालेंगे। पुलिस के लिए बहुत आपको ट्रिक जानने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है ये एग्जाम, है ना। पीआरटी, आइए देखिए पीआरटी पे आप रखिए और यहाँ पे देखिए मूलधन आपको मिला हुआ है, एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। अगर देखा जाए तो 1000 रुपया मूलधन है और आर कितना है हमें नहीं पता, समय कितना है 5 और बटे 100 और कितना एसआई है 440, यानी ब्याज 440 है। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कैंसिल और 0 0 कैंसिल, इस 0 से एक 0 कैंसिल। आर का वैल्यू जो हो जाएगा सर जी 44 बटे 5, 5 40 40। आर का वैल्यू 8.8% आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुमान 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450, गति का अनुपात 5:6 कितना है? गति का अनुपात 5:6 है और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर। तो 5 घंटे में 450 किलोमीटर अगर जाएगा तो इसकी जो चाल होगी 450 बटे 5 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी इसका चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल? दूसरी रेलगाड़ी का। तो यानी 6 में कितने का गुणा कर दें कि 90 मिल जाएगा? तो 15 का। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? इसकी भी हो जाएगा 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिलहाल हमें प्रश्न पूरा पढ़ना था। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? तो वही पूछा है, पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि डी ऑप्शन था। ठीक है ना, इतना इजी प्रश्न है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। आयताकार ये भूखंड है, ये आयताकार भूखंड है और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 3x है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 है। तो क्षेत्रफल के लिए होता है L इंटू क्या होता है? L इंटू बी होता है। 768 है, ठीक है, 768। तो L का वैल्यू 3x और B का वैल्यू x, 768। तो यानी 3x² बराबर 768। तो x का जो x² का जो वैल्यू हो जाएगा 768 बटे कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना, और 3 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 256। यानी x² का वैल्यू 16 का स्क्वायर, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। x का वैल्यू 16 आ गया। अब आपसे पूछा है भूखंड का परिमाप बताइए। x का वैल्यू अगर 16 आ गया तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 16 × 48, 48, लंबाई 48 और चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई 16 हो जाएगा। अब इसका परिमाप बताना है, तो परिमाप होता है 2 × L प्लस क्या होता है? B होता है। तो 2 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 48। 16 और 48 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 दूना 128, 64 दूना 128, जो कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, आइए हम लोग चलते हैं। तो इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न क्या कह रहा है। यानी आज के टेस्ट का ये अंतिम प्रश्न था, यानी 30 क्वेश्चन आपके मैथ के थे। वैसे अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर तो उसमें 25, 23, 22 इस तरह के क्वेश्चन, हम औसत में 30 क्वेश्चन लेके चलते हैं और ये 30 क्वेश्चन का आज आपको सोल्यूशन दे दिया गया है। सभी लोग इसको देख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर भी बताइएगा, ठीक है, कि इसमें क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी तरह से आपको हर सेट का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।